हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में। देखिए मैटरनल पीरियड क्या होता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं मैटरनल पीरियड। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, मैटरनल पीरियड के बारे में। मैटरनल पीरियड क्या होता है? मैटरनल पीरियड मतलब पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड। हम लोग एक तरीके से बोले पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड। हम लोग कब केयर दे रहे हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद की केयर इसमें इंक्लूड होती है। तो इसके अंदर तीन फेज होती है। मैटरनल पीरियड की तीन फेज होती है। एक होती है इंट्रानेटल पीरियड या एंटीनेटल पीरियड। पहली होती है एंटी नेटल पीरियड, सेकेंड होती है इंट्रानेटल पीरियड, और थर्ड होती है पोस्ट नेटल पीरियड। और इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं मैटरनल पीरियड। और इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं? मैटरनल पीरियड की। ये होता है मैटरनल पीरियड। अब सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंटीनेटल पीरियड के बारे में। हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे एंटीनेटल पीरियड के बारे में। एंटीनेटल पीरियड के बारे में आपको पूरा बता देंगे, सब कुछ क्या क्या होता है, कितनी विजिट होती है, क्या करना होता है, सब कुछ। एंटीनेटल पीरियड देखो, एंटीनेटल पीरियड होता कब से? कंसेप्शन से लेकर ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर के स्टार्ट होने तक का समय। क्या बोला मैंने कि कंसेप्शन मतलब बच्चे के कंसीव होने से लेकर के, बच्चा जब मदर के पेट में कंसीव हुआ है वहां से लेकर, और जो पीरियड है कब तक का? ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर स्टार्ट होने तक का जो पीरियड है, मतलब लगभग अप्रोक्स 9 मंथ का पीरियड जो है वो क्या कहलाता है? एंटीनेटल पीरियड। देखो क्या होता है, हाँ पीरियड, ये कैसा पीरियड होता है? पीरियड फ्रॉम conception to onset ऑफ लेबर। लेबर स्टार्ट होने तक का जो टाइम पीरियड है, लेबर के स्टार्ट होने तक का जो समय है, लेबर के स्टार्ट होने तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड की सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कि भैया रजिस्ट्रेशन करवाना, कि ये महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन सबसे पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस पीरियड की, वो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है? फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए सबसे पहली पीरियड होती है रजिस्ट्रेशन करवाना, कि उस महिला का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। तो ये मान लो क्वेश्चन है और इसका आंसर यहां लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा ममता कार्ड बनता है ना, आजकल महिलाओं का ममता कार्ड बनने लग गया डिलीवरी के लिए। वो क्या है? सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो एंटीनेटल पीरियड, भाई बच्चा कॉन्सेप्शन हो गया, हाँ, और कब तक हम लोग लेबर की, तो इस दौरान इस जो 9 मंथ की पीरियड है, ये जो 9 मंथ का टाइम है, इस दौरान कितनी विजिट होनी चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट डालिएगा इसके अंदर। हम लोग बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे एंटीनेटल पीरियड के अंदर, और इसके अंदर सबसे पहले डालिएगा एंटीनेटल विजिट। एंटी नेटल विजिट, कि भैया हॉस्पिटल में कितनी बार जाना है महिला को। एंटीनेटल विजिट देखो, एक तो होता है सबसे मिनिमम विजिट, की भैया इतनी तो करनी ही करनी है। मिनिमम विजिट की भैया अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ के अनुसार मिनिमम विजिट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम विजिट 4 होती है। मिनिमम एंटीनेटल विजिट, की भैया एंटीनेटल विजिट कितनी होती है? 4 होती है। मतलब 4 बार तो हॉस्पिटल में जाना ही है, 4 बार तो जाना ही है। वो कब कब? जैसे मैं बात करूं, एक तो 16वें वीक पर फर्स्ट विजिट कब होनी चाहिए? एट 16th वीक। सेकेंड विजिट कब होनी चाहिए? 28वें वीक पर। भाई अगर मान लो किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बार बार की में या हर मंथ नहीं जा सकता, तो उसके लिए बताइए मिनिमम 4 विजिट होनी चाहिए। थर्ड विजिट कब?
32वें वीक पर, और फोर्थ विजिट कब? फोर्थ विजिट 36वें वीक पर जो है वो चौथी विजिट होनी ही चाहिए। मतलब ये 4 विजिट तो कंपलसरी है, होनी ही चाहिए। 36th वीक पर जो है ये 4 विजिट मिनिमम विजिट है। मैं फिर कह रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितनी होती है? तो 4 विजिट होती है, याद रखिएगा। हाँ, ये आपसे सवाल पूछा जाता है बहुत ज्यादा पर। ठीक है, चलिए ये तो बताया हमने मिनिमम एंटीनेटल विजिट। एक जो नॉर्मल विजिट है, नॉर्मल एंटीनेटल विजिट कितनी होती है वो बताते हैं। देखो नॉर्मली भाई जब महिला बिल्कुल सही है और वो जा सकती है तो उसकी बात करेंगे। नॉर्मली नॉर्मल एंटी नेटल विजिट की महिला बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य बिल्कुल उसका सही है, तो वो कितनी बार जा सकती है? तो नॉर्मल एंटीनेटल विजिट होती है 13 या 14, 13 to 14। अब देखो 13 to 14 कैसे है सर, 13 या 14 बताओ आप हमको। देखो बताते हैं आपको भाई। हम लोग जो देखो जो फर्स्ट 7 मंथ होंगे, फर्स्ट 7 मंथ, स्टार्टिंग की जो 7 मंथ होंगे उनमें हर महीने जाना है, हर महीने हॉस्पिटल जाना है। मतलब कितनी विजिट हो गई? 7 विजिट हर बार, एवरी मंथ 1, एवरी मंथ 1। ठीक है, हर बार, हर महीने में एक बार जाना है। फिर नेक्स्ट जो महीना आएगा, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मैं बोलू या इसको मैं ऐसे लिखूं, 8th मंथ में कितनी बार जाना है? 8th मंथ में 2 बार जाना है। 8वें महीने में इन 8th मंथ, इन 8th मंथ कितनी बार जाना है? 2 बार। 2 इन 1 मंथ, 15 दिन में एक बार, इन 1 मंथ। और जो 9वां महीना है उसमें कितनी बार जाना है? इन 9 मंथ 4 बार जाना है, इन 9 मंथ 4 टाइम, 4 इन 1 मंथ। एक महीने में कितनी विजिट करनी पड़ेगी वहां पे? 4। तो कितनी हो गई भैया? 7 और 4 11 और 2 13। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एक्स्ट्रा 7 दिन गिनते हैं हम लोग, क्योंकि गेस्टेशनल पीरियड कितना होता है हमारा? 9 मंथ 7 डेज का। अगर आपसे केवल पूछा जाए कि एक महिला को 9 महीने में कितनी बार जो है वो एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए, तो वहां पर आंसर क्या होएगा? 13। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि भैया एक गेस्टेशनल पीरियड में कितनी बार जो है महिला को एंटीनेटल विजिट करनी है, तो फिर वहां पर 14 आंसर करना होगा। क्यों? क्योंकि एक वन आफ्टर 9 मंथ 7 डेज जो और होते हैं, जो 7 डेज और होते हैं उनमें भी कितनी विजिट होती है? 1 विजिट होती है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो क्या बताएंगे? अगर आपसे सवाल पूछे, एक सेकेंड, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भैया 9 महीने में कितनी विजिट होती है, तो फिर आंसर क्या करेंगे? 9 मंथ में कितनी? 13। और अगर आपसे पूछा जाए गेस्टेशनल पीरियड में कितनी विजिट होती है, तो फिर आंसर करेंगे 14। क्यों? क्योंकि हम लोग 9 मंथ में वो 7 डेज एक्स्ट्रा काउंट नहीं कर रहे हैं, जबकि गेस्टेशनल पीरियड का मतलब क्या होता है? 9 मंथ 7 डेज, तो 7 डेज भी जोड़ रहे हैं हम लोग, 7 डेज में भी एक विजिट होगी। क्लियर है? मैंने क्या बताया? देखिए सबसे पहले अगर बात की हमने फर्स्ट 7 महीने, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऐसे करके 7 महीने की बात करेंगे, तो वहां हर महीने हॉस्पिटल जाना है। फिर 8वें महीने में 2 बार जाना है। 9वें महीने में कितनी बार जाना है? 4 बार। और अगर फिर जो एक्स्ट्रा जो 7 डेज है उनमें एक बार और जो है वो कहां जाना है? हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, सबसे पहला काम किया ये हमने एंटीनेटल विजिट बता दी। चलिए अब दूसरी बात, सेकंड बात करेंगे ईडीटी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। हम महिला को क्या करेंगे? हमने रजिस्ट्रेशन तो पहले ही उस पर करा लेंगे, है ना। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट विजिट पर हम लोग क्या क्या कराएंगे? देखो हम लोग फर्स्ट विजिट पर क्या क्या होगा उसका? इवेंट्स, इवेंट्स ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट, फर्स्ट विजिट में हम लोग क्या क्या काम करवाएंगे उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या कराएंगे फर्स्ट विजिट में? हम उसको उसका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उसका क्या करवा देंगे? रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। सेकंड हम लोग उसको ईडीटी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो आप लोगों ने ओबीजी में पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं वो आपको सबको पता है, 9 मंथ प्लस 7 डेज करके
एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम उसको बता देंगे, और हम लोग उसको क्या करेंगे, फर्स्ट एडमिनिस्टर, उसको हम लोग टीटी टॉक्सोइड, टिटनेस टॉक्सोइड का जो है इंजेक्शन लगाते हैं, एडमिनिस्टर टीटी वैक्सीन, हम लोग क्या करेंगे, उसको टीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे। ये सब हम कब कर रहे हैं, फर्स्ट विजिट पर कर रहे हैं। और सेकंड वैक्सीन कब करेंगे, उसके 4 से 6 वीक बाद में। सेकंड जो वैक्सीन है, सेकंड टीटी डोज जो है वो कब लगाएंगे, सेकंड टीटी डोज आफ्टर 4 to 6 वीक। फर्स्ट लगी है उसके 4 से 6 वीक बाद में दूसरी हम लोग क्या लगाएंगे, दूसरी टीटी की डोज लगाएंगे। कितनी लगाते हैं, 0.5 ml, याद है ना, बिल्कुल। और डेल्टोइड रीजन में लगाया जाता है, आईएम लगाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, कितनी लगाते हैं, 0.5 ml लगाते हैं, डेल्टोइड रीजन में लगाते हैं, आम में डेल्टोइड रीजन इन आर्म भुजा में यहां लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर आईएम रूट से लगाते हैं, आईएम रूट से लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब काम करेंगे हम लोग कब, जब फर्स्ट विजिट महिला की होगी। और क्या करेंगे सर, फर्स्ट विजिट पर हम लोग उसके बारे में नॉर्मल उसके आइडेंटिफिकेशन डाटा, और क्या करेंगे, देखो यहां पर पहली चीज ये करेंगे, ए बी हम लोग एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी, हम लोग उसको टीटी लगाएंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग उसको बताएंगे उसका डाटा, आइडेंटिफिकेशन डाटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। अब क्या क्या आएगा इसके अंदर, जैसे उसका नेम हो गया, उसके हस्बैंड का नेम हो गया, उसकी एज हो गई, उसका सेक्स हो गया, उसके पहले कितने बच्चे थे, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ये सब चीजें इसमें आ जाएगी। क्या आ जाएगा इसके अंदर, नेम, एज, सेक्स तो ऑब्वियसली फीमेल ही होगा ना, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, एज हो गया, हाँ, उसकी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, या उसके हस्बैंड का नेम, उसके हस्बैंड का नेम, है ना। ये सब चीजें हम लोग जो है उसको मेंशन कर लेंगे कागज में, हम लोग ये सब चीजें लिख लेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग उसको सजेशंस देंगे कुछ, क्या, हम उसके कुछ टेस्ट करवाएंगे, कुछ हम क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे हम उसकी, इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच करवाएंगे हम उसकी कुछ, जैसे ब्लड टेस्ट करवाएंगे हम उसका, हम उसका यूरिन टेस्ट करवाएंगे, उसका हम लोग उसके जो है ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, आरएच ब्लड ग्रुप चेक करेंगे हम उसका कि कहीं आरएच नेगेटिव तो नहीं है। उसके अलावा हम लोग उसके और टेस्ट, जैसे आपका आरएच ग्रुप हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, हाँ एक दो टेस्ट और होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट, एचबी हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाएगा ना, यूरिन टेस्ट हो गया, स्ट्रिप टेस्ट हो गया, ऐसे करके कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो है हम लोग नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस महिला के करवाते हैं। अब क्या करेंगे, और क्या करेंगे, देखो और उसके अलावा हम लोग उसको कुछ सजेशंस देंगे। सबसे पहला सजेशन क्या देंगे, रेस्ट एंड एक्सरसाइज का। सबसे पहला सजेशन क्या आएगा उसको, कि भैया आपको कितने घंटे रेस्ट करना है और कितने कैसी क्या एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहला सजेशन क्या आएगा, देखो सजेशंस देंगे हम उसको, सजेशंस ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट या एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड में हम उसको क्या क्या सजेशन देंगे कि आपको ये काम करना है। सबसे पहला क्या, कि रेस्ट एंड एक्सरसाइज, कि भैया हम उसको क्या रेस्ट और एक्सरसाइज बताएंगे, देखो रेस्ट एंड एक्सरसाइज, हम उसको बोलेंगे कि प्रॉपर रेस्ट करना है, लगभग कितना, लगभग 10 घंटे डेली रेस्ट करना है, प्रॉपर
10 आवर पर डे रेस्ट, 10 घंटे डेली क्या करना है, रेस्ट करना ही करना है, जिसमें से 8 घंटे 8 आवर इन नाइट, 8 आवर इन नाइट और 2 आवर इन डे, इतना उसको रेस्ट करना है। ये तो हो गया रेस्ट की बात। एक्सरसाइज की बताएंगे, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर प्रेगनेंसी। स्विमिंग स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज इन दिस पीरियड। अब आप बोलोगे सर हर जगह स्विमिंग पूल तो नहीं होता है ना, तो फिर सिंपल वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग की पैदल चलाओ। अगर ये नहीं हो रहा तो ये सवाल पूछा गया था एक बार, स्विमिंग की बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है प्रेगनेंसी पीरियड में, स्विमिंग होती है। ठीक है, अगर स्विमिंग अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या, तो फिर सिंपल वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग पैदल चलाओ, सिंपल वॉकिंग is also considered in best exercise। सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल वॉकिंग जो है वो भी कंसिडर करते हैं बेस्ट एक्सरसाइज में। उसके अलावा और क्या बोलेंगे हम उसको, ये तो हो गया रेस्ट और एक्सरसाइज के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे उसको ड्रेसिंग के ऊपर कि भैया आपको कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसे क्या सामान करने हैं। चलो दूसरी चीज, दूसरा बोलेंगे उसको हाइजीन के ऊपर, पर्सनल हाइजीन के ऊपर। पहला सजेशन किस पर दिया हमने, रेस्ट और एक्सरसाइज के ऊपर। दूसरा सजेशन देंगे पर्सनल हाइजीन के ऊपर, पर्सनल हाइजीन। हम लोग उसको बोलेंगे आपको डेली तो नहाना है, देखो ना डेली जो है वो पर्सनल हाइजीन रखनी है, और स्पेशली एक्जिला और जो ब्रेस्ट एरिया है उसको तो खास ध्यान रखना है ना। पर्सनल हाइजीन इज मैंडेटरी इन एंटीनेटल पीरियड, इन एंटीनेटल पीरियड। स्पेशली कौन से एरिया की, स्पेशली इन एक्जिला एंड ग्रोन एरिया, इनकी तो आपको क्या करनी है, केयर करनी ही करनी है। नेक्स्ट अगली बात, अगर मान लीजिए इस पीरियड में, एंटीनेटल पीरियड में किसी के महिला के दांत में दर्द हो रहा है तो टूथ एक्सटेंशन शुड बी अवॉइडेड, अवॉइड करना है। अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल दर्द हो रहा है तो अवॉइड करो, दांत नहीं निकलवाना है। अगर बहुत ज्यादा दर्द है कि भैया जरूरी है निकलवाना तो फिर लोकल एनेस्थेसिया यूज करके ही दांत को निकलवाना है। टूथ एक्सटेंशन, ये सवाल पूछा गया था, टूथ एक्सटेंशन शुड बी अवॉइडेड। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, इफ इट इज नेसेसरी, अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी है देन यूज लोकल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया। फिर क्या यूज करना है, लोकल एनेस्थेसिया यूज करना है अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी है तो। ठीक है, और उसके अलावा अवॉइड करना है, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल। स्मोकिंग और अल्कोहल को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये दूसरी सलाह देंगे हम उसको। तीसरी सलाह किसके ऊपर, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। देखो तीसरी सलाह देंगे हम उसको किसके ऊपर, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। भैया एक तो हम उसको बोलेंगे कि लाइट कपड़े पहनने, टाइट वियर नहीं पहनने हैं, अवॉइड टाइट वियर,
अवॉइड टाइट वियर, टाइट कपड़े नहीं पहनने और हैवी हील्स नहीं पहननी है, एंड हैवी हील्स, है ना। क्या पहनना है? वियर स्लीपर्स, स्लीपर्स एंड लाइट क्लॉथ, हल्का कपड़ा, बिल्कुल हल्के कपड़े जो है वो पहनने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग उसको किसके ऊपर सलाह देंगे? नेक्स्ट हम लोग देंगे उसको ट्रेवल एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ट्रेवल एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या देंगे हम उसको? अवॉइड करना है मोस्ट प्रोबेबली, तो ट्रेवल और सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या करना है? अवॉइड करना है। मोस्टली अवॉइड ट्रेवल एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। प्लान करके आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप प्लान करके ये चीजें कर सकते हो। और अगर कोई अबॉर्शन हिस्ट्री है प्रीवियसली तो ये टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इफ प्रीवियस अबॉर्शन हिस्ट्री, अगर पहले अबॉर्शन हो रखा है तो फिर ये कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्रीवियस अबॉर्शन हिस्ट्री देन इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो फिर पूरी तरीके से मना कर देंगे कि भैया ना तो ट्रेवल करना है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग उनको जो है ब्रेस्ट चेंजेस के बारे में बताएंगे महिला की, क्योंकि ब्रेस्ट एरियोला फॉर्मेशन होता है वो बताएंगे। अगला क्या है? अगला सजेशन देंगे पांचवा हम लोग ब्रेस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एरियोला, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट किसके ऊपर? क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी एरियोला फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है 20वीं वीक तक, और मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स जो है वो स्टार्ट होते हैं, तो उसके बारे में पहले ही बता देना है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रेस्ट चेंजेज, ब्रेस्ट में जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में पहले ही बता देना है। और उसको बोलना है अवॉइड मसाज, मसाज नहीं करनी है ब्रेस्ट पर, किसी तरीके की मसाज नहीं करनी है। कब? थर्ड ट्राइमेस्टर में, ये बात उसको बता देनी है। अवॉइड मसाज ऑफ ब्रेस्ट इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ये बात हमको बता देनी है उसको। ये सारे सजेशंस हम उसको देंगे। उसके अलावा आप देखो उसके कुछ एनर्जी रिक्वायर कितनी होती वो बताएंगे हम उसको। नेक्स्ट अगला पॉइंट, एनर्जी रिक्वायर। देखो अगर सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल है, मॉडरेट है या माइल्ड है और मॉडरेट है, तीन तरीके की लाइफ स्टाइल होती है। एक होती है सेडिमेंट्री, अगर सेडिमेंट्री है, अगर माइल्ड है और अगर मॉडरेट है तो कितनी एनर्जी चाहिए वो बता देते हैं। देखो अगर सेडिमेंट्री मतलब कुछ भी काम नहीं कर रही महिला, कंप्लीट रेस्ट कर रही है, तो 1900 किलो कैलोरी की आवश्यकता है उसको, 1900 किलो कैलोरी की आवश्यकता है उसको पर डे, है ना। माइल्ड है तो 2230 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है उसको ना। ये मैं नॉन प्रेग्नेंट में बता रहा हूं अभी। और अगर प्रेगनेंसी है तो कितनी चाहिए? 2850 किलो कैलोरी। लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट है, इफ महिला अगर प्रेग्नेंट है तो फिर इसमें 300 से 350 ऐड कर देते हैं। बट फीमेल इज प्रेग्नेंट, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है देन ऐड
300 to 350 किलो कैलोरी इन ईच कैटेगरी। भैया जैसे मान लो अब प्रेग्नेंट महिला सेडिमेंट्री प्रेग्नेंट है तो आप कितना हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी में यहां लिख रहा हूं मैं, प्रेगनेंसी में, यहां प्रेगनेंसी में लिख रहा हूं 1900 प्लस 300 कितना हो गया, लगभग 2200। ठीक है, इस तरीके से यहां जोड़ देंगे 2230 प्लस 300 कितना हो गया, लगभग 2530। ठीक है, ये होता है इनका। अच्छा कैल्शियम की बात करें तो अगर बात करते हैं प्रेग्नेंट महिला में तो लगभग कितना होता है, 1000 mg जो है वो चाहिए होता है। 1000 आरडीए कितना होता है कैल्शियम का, लगभग 1000 mg जो है वो आरडीए होता है। किसका, कैल्शियम का। आरडीए की बात याद रखिएगा, आरडीए कितना होता है कैल्शियम का, नॉर्मल 400 से 500, प्रेगनेंसी में 1000, और अगर बात करें लैक्टेशन में 1000 से 1200। देखो नॉर्मली कितना चाहिए होता है, 450 से 500 mg, लगभग कितना, नॉर्मली कितना, 450 से 500 mg पर डे। अगर महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की बात करूं, प्रेगनेंसी की बात करें अगर, तो कितना चाहिए होगा, 1000। अगर लैक्टेशनल है, लैक्टेशनल, तो कितना चाहिए होगा, 1000 से 1200 mg पर डे, और अगर मीनोपोज है तो उससे ज्यादा। तो ये कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये सारी आपको चीजें कब बतानी है, ये उसको आपको एंटीनेटल विजिट में बतानी है कि भैया क्या होता है मैटरनल। देखो मैटरनल विजिट में क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें बताई, ये सब चीजें आपको उसको बतानी है। एंटीनेटल पीरियड क्या होता है, एंटीनेटल में कितनी विजिट, यहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा सवाल यहां से आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भैया नॉर्मल विजिटिंग कितनी होती है, ये होती है। उसके अलावा इवेंट्स आपको सब बताने हैं क्या क्या, यहां से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ब्लड टेस्ट और ये सब यहाँ से सवाल आते हैं, रेस्ट एक्सरसाइज के ऊपर सवाल आते हैं। ये सब चीजें आपको कब करनी है, उसके एंटीनेटल पीरियड में बतानी है। नेक्स्ट हम लोग आपको बताएंगे किसके बारे में, इंट्रानेटल पीरियड, और फिर बात करेंगे किसके बारे में, पोस्ट नेटल पीरियड के बारे में। तो आपको एंटीनेटल पीरियड की कहानी इतनी ही याद रखनी है, क्या क्या चीजें हैं सब बताएंगे। अब इंट्रानेटल की बात होगी, उसके बाद में सॉरी इंटरनेटल की बताएंगे, एंटीनेटल की बात होगी, इंटरनेटल की, और फिर पोस्टनेटल की बात। यहां तक की बात आपको क्लियर है, जल्दी से बताइएगा मिनिमम अमाउंट, मिनिमम विजिट कितनी होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।